नमस्कार। बिहार महासंग्राम में आपका फिर से स्वागत है। दोपहर 3 बजे तक औसतन 60% मतदान हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण का मतदान 65% का आंकड़ा पार कर जाएगा। एसआईआर के बाद वास्तव में पोल बढ़ रहा है या पहले जैसा ही रहा, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के बड़े जानकार और विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी साथ में होंगे। आपको वोटिंग का ट्रेंड और दिशा का भान पहले ही हो जाता है, शायद इसीलिए उनकी बातों को बिहार में हर दल फॉलो भी करते हैं। डॉक्टर संजय जी, आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। जी नमस्कार। मैं आपकी ओपनिंग रिमार्क्स के पहले थोड़ा ब्रेकिंग का एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपके साथ विश्लेषण करेंगे। 3 बजे का जो वोट परसेंटेज है वो उसी पर हम आप फोकस कर रहे हैं, प्लीज। औरंगाबाद में 60 पार कर गया, गया में 62% पार कर गया, नवादा में 53, जमुई में 63% मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में मतदान बम्पर हो रहा है। यह मैं दोपहर 3 बजे का आंकड़ा दे रहा हूं। 60.40 हो चुका है मतदान अब तक। पश्चिम चंपारण में 61, पूर्वी चंपारण में 61, शिवहर में 61, सीतामढ़ी में 58%, मधुबनी में 55, सुपौल में 62, अररिया में 59, किशनगंज में 66 सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। पूर्णिया में 64, कटिहार में 63, भागलपुर में 58, बांका में 63, कैमूर में 62, रोहतास में 55, अरवल में 58, जहानाबाद में 58, औरंगाबाद में 60, गया में 62, नवादा में 53, जमुई में 63। डॉक्टर साहब, वास्तव में बढ़े मतदान का जो प्रतिशत है, वास्तव में आपको लगता है व्यवहारिक है? क्या प्रत्याशियों और पार्टियों की धड़कनें ये बढ़ाएगा या वैसे ही है? एसआईआर के बाद जो फिगर आ रही है उसमें 46 लाख वोट कटा था, 23 लाख जुड़ा था, तो आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज 2020 की ही तरह का ट्रेंड है या कुछ उसमें आपको लग रहा है बढ़ोतरी हो रही है? डॉक्टर साहब प्लीज। नहीं, वोट परसेंट बढ़ा है। केवल एसआईआर के नजरिए से इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसआईआर की वजह से थोड़ा प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो प्रतिशत 3 पॉइंट कुछ था, ऐसा नहीं था कि जिस तरह से इस बार तो लग रहा है कि कई जिलों में 70% तक चला जाएगा। वो 70% इस वजह से नहीं कि क्योंकि एसआईआर में कुछ नाम कटे और इसकी वजह से परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई कारण है। महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में इस बार घरों से निकले। अब अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो वोट विकास के लिए है या बदलाव के लिए जी, लेकिन हाँ, ये वोट प्रतिशत ये तो बताता है कि लोकतंत्र में उनका भरोसा बढ़ा है, लोकतंत्र से उम्मीदें बढ़ी हैं और उनको लगता है कि हमारे हिस्से में रोशनी अगर आ रही है तो ये लोकतंत्र की ताकत। और खास करके महिलाओं के बारे में पिछली बार भी जब फर्स्ट फेज का हुआ था तो 8% जो महिलाओं का वोट बढ़ा, वो तो बता ही रहा है ना, या सुबह से चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो जी, जिस तरह से बड़ी बड़ी कतारें दिख रही हैं और बड़ी बड़ी कतारों में शामिल होकर के महिलाएं लोकतंत्र में आस्था जता रही हैं। युवा जो उम्मीद जता रहे हैं कि जो हमारा वोट है वो बिहार की तकदीर भी बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगा। तो ये तो है कि बढ़ा हुआ प्रतिशत महिलाओं का है, युवाओं का है। हम महिलाओं को लेकर के अगर हम लोग कहें, एक ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है जी सर, कि वो बड़ी संख्या में घरों से निकलने वाली महिलाएं वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहती, ऐसा देखा गया जी जी, क्योंकि उन्होंने कोई
इस बार नहीं, जनरेशनल पॉलिसी स्कीम के तहत जब से वो सत्ता में आए, जी जी साइकिल पोशाक योजना से लेकर के नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में 50% रिजर्वेशन से लेकर के नौकरियों में 35% रिजर्वेशन से लेकर के उनके लिए स्कॉलरशिप से लेकर के डोमिसाइल नीति, जीविका दीदियां, अब वो साथ में 60,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के बिहार में जीविका दीदियां बनाए थे, वो उसकी शुरुआत किए थे। आज 11 लाख वो सेल्फ हेल्प ग्रुप और 1,41,00,000 जीविका दीदियां हैं जिनके खाते में जी 10-10 हजार रुपए फिर डाले गए हैं इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और कहा गया है कि अगर 6 महीने तक अगर आपका रिकॉर्ड ठीक रहेगा तो हम 2 लाख रुपए की और राशि देंगे। तो वो जीविका दीदियां 2000 की जीविका दीदियां नहीं, उनका एक सेल्फ ग्रुप अपने साथ महिलाओं को कहीं न कहीं से जोड़ने में और बूथों तक पहुंचाने में वो कामयाब रही। जी सर। और लग रहा है कि अगर हमारे हिस्से में ये वेलफेयर स्कीम्स की राशि आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, पेंशन की राशि वृद्धों का, विकलांगों का 400 रुपए, 1100 रुपए की राशि ने मैंने देखा कि बुजुर्ग मतदाता कतार में खड़े और इस उम्मीद से खड़े हैं कि हम भी अपनी ताकत, अपना वोट दे करके एहसास कराएंगे कि समाज, राज्य और राष्ट्र में हमारी भी भूमिका है। तो ये जो उनकी उपस्थिति है वो भी ये बताता है, युवा जो एक उम्मीद लगाए हुए, कल तक डिस्कोर्स में युवा नहीं थे। अगर बिहार को आप समझते होंगे तो बिहार आज भी कास्ट डायनेमिक्स से बहुत बाहर नहीं निकला, चाहे पार्टियां उम्मीदवार का चुनाव करती हो, चाहे उम्मीदवार क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कास्ट टेम्पलेट को कोशिश करते हैं कि उसी खांचे सांचे में रख करके हम समाज को देखें। युवा थोड़ा इससे निकला है और इसीलिए बिहार के चुनाव में जो दोनों पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने जो मैनिफेस्टो डाला, चाहे वो तेजस्वी का प्रण हो या एनडीए का संकल्प पत्र, दोनों में नौकरी और रोजगार की बात कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, हर जिले में एक इंडस्ट्री होगी, बिहार के नौजवानों को भटकने की अब जरूरत नहीं है, उनको स्किल्ड किया जाएगा और यहीं पर उनको ये किया जाएगा। तेजस्वी जी ने भी कहा है कि भाई हमारी सरकार आई तो हम हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। तो युवाओं के हिस्से में चूंकि ये डिस्कोर्स में नौकरी और रोजगार आया है, इसलिए मैं मानता हूं कि बड़ी संख्या में युवा भी इस बार घरों से निकले और उनको लगता है कि हमारा मत, चाहे वो सरकार जिनकी भी आए, हम एक दबाव उन पर बनाएंगे कि आपके साथ खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि आपसे उम्मीदें हैं, और आपके विरोध में खड़े होकर किसी के साथ खड़े हो गए, इसका ये मतलब है कि उनको अपने वादे को निभाना होगा, वादे पूरा करना। तो बड़ी संख्या में युवा निकले हैं, उनके अपने मायने हैं। तो ये जो बढ़ती हुई संख्या आपको दिखाई पड़ रही है, वो संख्या महिलाओं की है, युवाओं की, और उन जो पेंशनधारी लोगों की है, जिनके हिस्से में अब 1100 रुपए के लिए उनको अपने बच्चे से दवा की पैसा नहीं मंगानी है बाहर से, तो पता है कि 1100 रुपए में मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी, तो ये उनके पैसे। तो मैं मानता हूं कि इन लोगों के हिस्से में जब ये चीजें आई हैं तो संख्या बढ़ी है और एक उत्साह, एक उम्मीद जगी है लोकतंत्र पर। देखते हैं 5 बजे के बाद से तो हम लोग देखने लगेंगे, एग्जिट पोल के भी नतीजे आने लगेंगे। जी। अलग अलग साइज पर लोगों ने किया है कि किनकी तकलीफ खुलने वाली है, कौन सा क्या ये आता है, तो हम लोग फिर उस पर भी बात करेंगे। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीजें, मतलब सेकंड फेज में जो ओवरऑल लब्बो-लुआब था वो आपने हमसे साझा किया है, और वास्तव में यही मर्म है। अगर यही देखा जाए, सीन तो यही क्रिएट हो रहा है। यंगस्टर, महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी लोकतंत्र की ताकत को
समझा है और अपने वोट के अधिकार को भी समझा है और अपनी ताकत को भी समझा है। मुझे लगता है वही है। डॉक्टर साहब, एक चीज मतलब हम लोग जो आप तो विश्लेषण लंबे समय से कर ही रहे हैं, दशकों से, लेकिन एक ओवरऑल जो एक नैरेटिव या परसेप्शन बिल्ट है कि अगर ज्यादा पोल हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सत्ता विरोधी लहर चल रही है। क्या आपको लगता है ऐसा, या ये विरोधी लहर है या पक्ष में, या बिल्कुल न्यूट्रल है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है? आपका व्यू पॉइंट चाहते थे सर? जी, दोनों तरह का केस स्टडी है इस देश में। जी। पैमाने पर जब मतदान हुए हैं हाँ हाँ। तो प्रो इनकम्बेंसी भी रहा है सत्ता पक्ष के साथ, और जी उसका जी। बेस्ट एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। हाँ हाँ। ममता बनर्जी जी को दूसरी बार भी और भी अधिक संख्या में लोगों ने निकल करके मत किया था, और वो प्रो इनकम्बेंसी था। उड़ीसा इसका एग्जाम्पल है, जहां हाँ जी। नवीन पटनायक को दूसरी बार निकल करके लोगों ने मत किया था और अधिक संख्या में मतदान किया। और बिहार भी एग्जाम्पल है कि 2005 से 10 में जब नीतीश कुमार आए थे तो 5-6% अधिक लोगों ने निकल करके वोट किया था, और नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन को 206 सीटें आई थी, 243। जी। तो ऐसा नहीं है कि अधिक मतदाताओं का निकलना बदलाव या एंटी इनकम्बेंसी है। वैसे मैं ग्राउंड पर जो स्मेल मैं कर रहा हूँ, जो जी। ग्राउंड पर जो चीजें हैं, कोई सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। नीतीश कुमार के प्रति अगर नाराजगी होती वो सुनाई पड़ती, नाराजगी नहीं है, क्योंकि सड़कें अच्छी बन गई हैं, बिजली घर तक पहुंची है, और 1.25 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी लोगों को अपील कर रहा है। जी। एक मरमरिंग था जिसको डिस्कोर्स में प्रशांत किशोर लाए थे कि बिजली तो मिली लेकिन इतनी महंगी मिली कि लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सरकार की यह घोषणा कि भाई 125 यूनिट बिजली सरकार फ्री देगी। जी। तो 125 यूनिट बिजली फ्री अगर मिल गया, तो अगर कोई व्यक्ति जिसके घर में 5 बल्ब या 3 बल्ब या 4 बल्ब लगते हों, 2 पंखे चलते हों, उस परिवार का काम चल जाता है। परिवार का मतलब 4-5। अब तो कोई उतना बड़ा परिवार तो 100 का परिवार होता नहीं हाँ है, हाँ। 4-5 का परिवार होता है। जी। तो सरकार के खिलाफ कोई ऐसी माने नाराजगी नहीं दिख रही है, कोई इस तरह का और महिलाएं तो बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वो जो जनरेशनल पॉलिसी स्कीम के तहत नीतीश कुमार ने जो किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, चाहे उनकी राजनीतिक भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी हो, उनके हिस्से में वेलफेयर स्कीम्स हो, ये महिलाओं को कनेक्ट किया है, और एक कंस्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार की बन गई। यहीं पर तो जातियां बिहार में डाइल्यूट हो जाती है। हाँ हाँ। जब महिलाएं जातियों में बट करके आपको नहीं मिलेगी, महिलाएं वो मिलेगी तो वो एक समूह में मिलेगी, और वो एक अलग कंस्टिट्यूएंसी है जो माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ। आप जरा क्लिपिंग में भी आप देख रहे होंगे, हर कतार में जो बड़ी संख्या आपको दिखाई पड़ रही होगी वो महिलाओं की दिखाई पड़ रही है, जबकि बिल्कुल निश्चित बिहार तौर में पर। 53% पुरुष है और 47% महिलाएं। माने पुरुष और महिला के अनुपात में करीब करीब 6% का अंतर है, ठीक कह रहे फिर भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो मैं इसको मानता हूं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात तो मुझे नहीं दिख रही है कि बहुत सरकार से नाराजगी है, बहुत ये है, बल्कि जेडीयू थोड़ा और अच्छा इस बार कर रही है। पिछली बार जी। जो जेडीयू 42 पर सिमट गई थी, वो और अच्छा कर रही है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, जी सर। थोड़ी देर के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी। हाँ हाँ। नीतीश कुमार जी 16% का स्टेक लेकर के चले, हाँ। 16%। भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक क्षमता है उसमें 24% का स्टेक है उनका। तो 24 और 16 40% का स्टेक 40 हो हो गए। जाता है मिला करके। जी। आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में होने के बाद भी, माई समीकरण के बाद भी, उनका स्टेक 26 से 28% का आता है। ओ। तो ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि नीतीश कुमार जिसके साथ है उनका पलड़ा भारी है, एक स्टिक लेकर के वो जो चलते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। जी। चिराग पासवान इनके साथ हैं जो पिछली बार थे, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं जो पिछली बार इनसे दूर थे वो इनके साथ हैं। ठीक है, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता आए हैं महागठबंधन में,
लेकिन आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी से बड़ा स्टेक चिराग पासवान का है, 5% का स्टेक है, जो वोट ट्रांसफर वो करा लेते हैं। उनसे बड़ा स्टेक उपेंद्र कुशवाहा का है, जिसकी आबादी करीबन 4.5% बिहार में है, कुशवाहा जी। समाज का। तो अगर अलायंस के पार्टनर को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी, ये दोनों हाँ, का स्टेक मिलाकर के जो होता है, तो समझ लीजिए कि बॉटम लाइन उनका कहां से शुरू होता है ठीक कह और रहे हैं। इनका बॉटम लाइन कहां से शुरू होता है। तो उस स्थिति में तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ खड़े होते हैं उसके साथ तो हो ही जाता है ना। हम्म। अभी मुझे लगता है डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बची है, उस पे तमाम सारे डेंट के बाद भी ये विपक्ष कह रहा है कि क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता उनकी बिल्कुल हाशिए पे चली गई है। उनका स्वास्थ्य ये नहीं गवारा कर रहा है कि वो आगे सत्ता को रन करें उस एज ए बतौर सीएम। तो क्या मतलब उस तरह की अभी उलझी हुई जो तस्वीर बताई जा रही थी, वैसा कुछ धरातल पे दिख नहीं रहा है। जो एक परसेप्शन था वैसा अभी फिलहाल तो नहीं दिखा। सेकंड फेज के इलेक्शन में भी मुझे लगता है कि वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। शायद जी मुझे मैं लगता है तो आप भी उसी बात पे सहमत हैं। जी। नहीं जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ दोनों में। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ में बता देता जी सर। हूँ कि स्वास्थ्य पर मैं आ जाता हूँ। जी। अगर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं होते तो क्या 83 जनसभाएं करते? 83 हाँ। जनसभाएं उन्होंने की और ठीक कह रहे हैं। उसमें 11 जनसभा बाई रोड उन्होंने की। एक दिन हाँ। बारिश हो रही थी, हाँ। तेजस्वी जी एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर का इंतजार करते रहे हाँ। और उसी बारिश में नीतीश कुमार बाई रोड दरभंगा के लिए निकले हाँ। हाँ। और हाँ। वहीं रात में रुके और वहां जनसभा की। अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ होते तो बाई रोड तो नहीं जाते, हाँ, इतनी नहीं जाते। जनसभाएं करते। तो अर्बन डिस्कोर्स में अगर कहीं ये चीजें आई भी तो रूरल डिस्कोर्स में लोगों ने ये कह करके इसको एक तरह से आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जी। कि ये सब आप लोगों का एलिट क्लास का एक परसेप्शन है नीतीश कुमार के। जी। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ। दूसरी तरफ जी। क्रेडिबिलिटी का जहां सवाल है, जी। क्रेडिबिलिटी को लेकर के तो विपक्ष के सवाल बहुत पहले डाइल्यूट हो गए थे, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कहा है उसको करके दिखा। और इस बार भी अगर 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में अगर 10,000 रुपए की राशि की बात की गई तो 10,000 रुपए की राशि चली गई। जो वेलफेयर स्कीम्स थे वो अगर कहा गया कि पेंशन की राशि 400 से 1100 होगी तो वो राशि बढ़ गई। अगर जी। कहा गया कि फ्री बिजली मिलेगी, आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जी। जी। नीतीश कुमार 2020 में एक लाइन कहा था कि अगर हर घर तक मैं बिजली नहीं पहुंचाऊंगा तो अगली बार मैं आपसे वोट मांगूंगा। बिहार का हर घर में बिजली। तो क्रेडिबिलिटी तो नीतीश कुमार ने अपने को साबित किया कि चाहे वो महिलाओं के हित में निर्णय लेने की बात हो, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, गांव गांव नल का जल की बात हो। देखिए सवाल उठाना और जो चीजें विजिबल है, अब कनेक्टिविटी बिहार की अगर बदली है, बढ़ी है, अच्छी हुई है तो ये तो विजिबल है ना, देखने लायक चीजें हैं। जिस जी। जी। बिहार में गंगा नदी पर एक पुल था, उस गंगा नदी पर अगर 6-6 पुल बने हैं, कोसी पर 3-3 पुल बने हैं, 20 बड़े पुल बने हैं, तो ये तो विजिबल है ना, जिसमें कैसे हाँ। हाँ। एक तरफ के लोग दूसरे तरफ जा नहीं पाते थे। तो क्रेडिबिलिटी और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, दोनों को जनता ने एक तरह से नकारा है। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि जी। इस बार संभव है कि बीजेपी से ज्यादा सीटें जेडीयू को आए। दोनों ओह। बराबर बराबर सीटों पर लड़ लड़ रहे रहे हैं हैं जी। 101 101। जी। हाँ, लेकिन लेकिन हो सकता है कि बीजेपी कहीं ट्रायंगुलर फाइट में, कहीं टेट्रापोलर फाइट में पीछे पड़ जाए, तो जेडीयू काफी आगे बढ़ते हुए। और हो सकता है कि जेडीयू की सीटें इतनी आ जाए जितनी कि हाँ। हम लोग कल्पना नहीं कर। इसलिए नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, फटीग फैक्टर और क्रेडिबिलिटी अगर एक डिस्कोर्स का विषय होता तो
इतनी सीटें बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती, इनके कैंडिडेट इतने कंफर्ट स्थिति में नहीं होते। डॉक्टर साहब, इसी तारतम्य में मैं थोड़ा सा आपसे भी, बहुत बढ़िया एनालिसिस आपने आज की है। मतलब अगर फर्स्ट फेज की भी बातें और सेकंड फेज की भी बातें को देखा जाए तो बिल्कुल न्यूट्रल जो धरातल पे दिख रहा है और जो लेमैन को दिख रहा है वही आपने हमसे साझा किया है। मैं एक थोड़ा सा आपसे जाना, ये चुनाव क्या प्रशांत किशोर और ओवैसी के लिए बड़ी चुनौती है क्या? अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया तो आपको क्या लगता है दोनों का पॉलिटिकल कैरियर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में होगा क्या? देखिए, दोनों को दो नजरिए से देखने की जरूरत है, वो चाहे जी जी जी। सुशांत किशोर हो या ओवैसी हो। दोनों को दो नजरिए से अगर हम लोग देखें तो शायद ये बेहतर होगा कहना। जी अब सर। ओवैसी सीमांचल में है और सीमांचल में ओवैसी की स्थिति जो है वो मैं समझता हूं कि यूथ इनको सुन रहा है, डिस्कोर्स में यूथ इनके हैं और यूथ इनकी बातों को गंभीरता से सुन भी रहे हैं, गंभीरता से ले भी रहे हैं। लेकिन वो वैसी जो सीमांचल में कटिहार, ये अररिया, ये किशनगंज, ये पूर्णिया, जिसमें उन्होंने 5 सीटें पिछली बार जीत ली थी, जी वैसा इस पर वैसे दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि इनके जो अख्तरुल इमाम जो अध्यक्ष हैं इनके AIMIM के बिहार के, जी। अमौर की सीट उनकी खुद की सीट फंसी हुई, बाकी तो ओ। जीतना छोड़। तो और एक जो वक्फ संशोधन एक्ट जो जी। आया है, इसको लेकर के भी सीमांचल के मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा। हाँ। तो उस स्थिति में वो नहीं चाहते हैं कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत जाए, क्योंकि पिछली बार सीमांचल में 24 सीटें हैं, वो 4 जिला थे और 12 एनडीए जीत गई थी पिछली बार। 7 महागठबंधन के हिस्से में आई थी, 5 ओवैसी की पार्टी को मिला था। जी। हालांकि बाद में इनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। लेकिन इस बार जो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को लेकर के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो बड़ा अलर्ट है और यही वजह से ओवैसी को बहुत गंभीरता से वो नहीं ले रहे। हालांकि ओवैसी तो अपनी हुंकार भर रहे हैं, परिणाम आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ माइनॉरिटी है कि नहीं है, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा। प्रशांत किशोर एक इंस्पायरिंग फोर्स के तौर पर बिहार में आए, इशू को उन्होंने जगाया, लेकिन जब टिकट का बंटवारा उन्होंने किया तो वहां भी वही कास्ट डायनेमिक्स, कास्ट को बाहर नहीं निकल पाया। और जब कास्ट डायनेमिक्स में जब वो लेकर के आए तो जो भी प्रत्याशी होता है वो प्रत्याशी, जैसे इन्होंने कहा था कि बिल्कुल नयापन आपको दिखेगा, नए लोग दिखेंगे, कोई आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन आपको नहीं दिखेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हाँ जी जी। आपने देखा होगा, लगता है कि रिटायरमेंट एंजॉय करना है। अभी तक तो हमने एग्जीक्यूट किया, अब हम सदन में जाए, संसद में जाए, राज्य के सदन में जाए और पॉलिसी मेकर बने। लेकिन जनता रिटायर्ड लोगों पर बहुत भरोसा नहीं करती। आपने भी देखा होगा, कई रिटायर्ड अधिकारी चुनाव लड़ने गए, अच्छी बात कह रहे हैं, और फिर टहल करके चले आए। तो उस तरह के जब लोगों का इन्होंने टिकट दिया, जनता बहुत इनको गंभीरता से ली नहीं। और प्रशांत किशोर इस चुनाव में बहुत फैक्टर बनते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि प्रशांत किशोर को गंभीरता से ले रहा है। तब तो अपना कैंडिडेट का भी 2-4-5 हजार वोट होता है। हाँ, ऐसी 20-25 सीटें जरूर हैं जहां पर ये एनडीए को डैमेज करते हुए दिखे। एनडीए को डैमेज कर रहे हैं इनके कैंडिडेट, उसी वोट को जो ट्रेडिशनली एनडीए को जाता है, उस वोट को ये काटते हैं। महागठबंधन को नुकसान करते हुए 2-4 जगह ही दिख रहे हैं, ज्यादा जगह ये एनडीए को नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। और बिहार में 2020 का परिणाम मैं आपको बता दूं कि 56 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत और हार का अंतर 1000 से 5000 जी। तो अगर मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर 5000, 7000, 10,000, 15,000 वोट भी ले आते हैं
तो कोई जरूरी नहीं कि फ्लोटिंग वोटर का ही वोट, ये वैसे लोगों का भी वोट ला सकते हैं जो वोट एनडीए को जा रहा हो या इंडिया गठबंधन को जा रहा है। तो जी। देखते हैं प्रशांत किशोर कितना डेंट कर पाते हैं किस गठबंधन को। लेकिन प्रशांत किशोर की विनिएबिलिटी बहुत बिहार में दिखती नहीं है। अब अगले फिर 5 साल ये जमीन पर काम करेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कोर्स में चीजें आएंगी, प्रशांत किशोर फिर एक बार हुंकार भरेंगे, वो अलग बात है। इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर न तो एनडीए को न इंडिया गठबंधन को किनारे करके एक बीच में अपने लिए इन्होंने स्पेस बना लिया, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात है कि 243 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार दिया, हालांकि 4 उम्मीदवार तो इनके पहले ही किनारे हो गए। जी। 239 पर ये पहली पार्टी है जो 239 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। इंतजार करते हैं कि क्या इनके हिस्से में चीजें आती। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा उसे पॉलिटिशियंस के लिए एक बड़ा सवाल भी है, और हम सब जो मीडिया के लोग हैं उनको उनको भी ये थोड़ा सा लगता है। योगी और अखिलेश यादव लगातार दोनों लोग बिहार पर फोकस कर रहे थे, उनकी रैलियां हो रही थी, तमाम सारी बातें उन्होंने भी एक दूसरे को काउंटर करते हुए कही हैं। आपको लगता है क्या ये दोनों लोग जो यूपी के में कद्दावर नेता हैं और दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, बिहार में आपको लगता है कि वहां भी इसी तरह का विरोध हुआ? और क्या दोनों की तरफ कोई फॉलोइंग आपको दिखी, या योगी अखिलेश पर भारी दिखे, या अखिलेश योगी पर भारी दिखे? कहां आपको लगता है? योगी भारी रहे, क्योंकि योगी में जी। लोग एक प्रखर हिंदुत्व का चेहरा तो देखते ही हैं। जी। और दूसरी बात, योगी पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, योगी पर हाँ। किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो योगी बिहार में आकर के जब उन्होंने इस तरह की बात की तो लोगों को बात कनेक्ट। समाजवादी पार्टी, भाई योगी तो बिहार में आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार लड़ रहा। जी। अखिलेश यादव को तो तेजस्वी जी ने एक सीट भी बिहार में नहीं दिया कि समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट लड़ रहा हो और ये जी। बाकी जगह और प्रचार कर। समाजवादी पार्टी का तो कोई एक भी कैंडिडेट नहीं आया। जी। तो अखिलेश यादव तो रिश्तेदारी निभाने ही ना आए थे बिहार में। हाँ। इसमें अखिलेश यादव की जहां तक बात है, अखिलेश यादव से ज्यादा इम्पैक्टफुल, चाहे वो जनसभाओं को संबोधित करने की बात हो, जी। चाहे लोगों को कनेक्ट करने की बात हो, मैं तो बता रहा हूं कि योगी का डिमांड था बिहार, और अच्छा। उस इलाके में डिमांड था जहां लोग ये महसूस कर रहे थे कि अगर योगी आएंगे और हुंकार भरेंगे तो इससे जो पोलराइजेशन हमारा ये और मजबूत होगा। और योगी का फायदा बीजेपी को मिलते हुए दिख रहा है, जहां जहां उनकी सभाएं लगाई गई, जहां जहां योगी हुंकार भरे। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव आए, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े चेहरे हैं। तो जी। अगर वो किसी सभा में जाकर के कुछ बोलते हैं, इसका प्रभाव न पड़े ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही से लोग एकजुट हैं तेजस्वी जी को लेकर के, इसलिए अखिलेश यादव आ करके कुछ एड ऑन कर दिया, ऐसा मुझे नहीं। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। थोड़ा सम अप भी करेंगे एनालिसिस को। मैं एक थोड़ा सा एक दो सवाल हमारे जहन में है और बिहार के लोग भी जानना चाह रहे हैं। मुकेश सहनी के बारे में पिछले दिनों कुछ खबरें छपी, कुछ वायरल भी हुए कि वो अंडर टेबल कुछ एनडीए से डील कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने उसका क्लेरिफिकेशन किया और उसे खंडन भी किया, बेबुनियाद बताया। लेकिन बिना आग के धुआं कैसे उठ सकता है? क्या आपको लगता है अंडर टेबल कुछ बीजेपी से उनकी डील हो रही है क्या, या हो गई? देखिए, ये तो मुकेश सहनी बताएंगे, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है जी कि सर। मुकेश सहनी डील के बाद ही वो गए थे मौर्या होटल में, जब इनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया था इंडिया गठबंधन के द्वारा, हाँ और इनके हिस्से में मात्र 15 सीटें थी। जी। 15 सीट में जो इनकी सीटें थी, इनके भाई संतोष सहनी की सीट जी। गौरा बोराम की सीट थी, एक तरह से उसको ले ली गई। और गौरा बोराम की सीट पर जो दूसरे उम्मीदवार थे माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उनको दे दी गई। इससे भी निषाद समाज में बड़ी नाराजगी ओ। कि गौरा बोराम की सीट आखिर क्यों ले ली गई। एक जो सीट थी सुगौली की सीट,
इनके उम्मीदवार का सुगौली की सीट कैंसिल हो गई और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन तेज प्रताप जी का जो उम्मीदवार था वहां, उसको मुकेश सहनी समर्थन कर देते हैं, तो ये 2 सीटें इनकी चली गई। चैनपुर की सीट, कैमूर है, बिल्कुल यूपी से लगा हुआ इलाका है। जी। वो चैनपुर की सीट पर जो इनके उम्मीदवार थे, तो वो सीट को इनसे ले ली गई और तेजस्वी यादव जा करके और वहां एक विंद उम्मीदवार है, उनके पक्ष में उन्होंने ये कर दिया। जी सर। तो इनके हिस्से में 15 सीट ही मिली और एक कैंसिल ही हो गया, 2-3 सीटें ले ली गई और कहा जाता है कि 2-3 सीट उम्मीदवार तो इनके उसी गठबंधन के थे, एक तरह से पार्टी इनकी थी, उम्मीदवार वो थे। तो मुकेश सहनी जी के हिस्से में कितनी सीटें आएगी? मान लिया कि आप 10 पर ही चुनाव लड़ेंगे तो आप मैक्सिमम कितना? तो एक तो नाराजगी मुकेश सहनी की रही होगी, लेकिन मैंने आज सोशल मीडिया पर ही देखा कि एक चैनल पर बड़े नाराज थे कि क्या करूं, मैं आप पर केस कर दूंगा, इसको वापस लीजिए, इस तरह की खबरें गलत चल रही है, इस तरह ये तो मुझे आप एक तरह से सुसाइडल मेरे लिए हो जाएगा, राजनीति का अंत हो जाएगा। लेकिन आप भी राजनीति को समझते हैं और राजनीतिज्ञों को भी समझते हैं, वो दिखाने वाले दांत अलग होते हैं, खाने वाले दांत अलग होते हैं। तो अब इसी को छायावाद में ही आप समझ लीजिए। अच्छी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपका साधुवाद, धन्यवाद। ओवरऑल मतलब जिस तरह की पोलिंग हुई है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, वो कहीं ना कहीं आपने उस जो जो चीजें दिखी हैं धरातल पर, वो आपने हमसे साझा की हैं। एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे हैं कि 14 नवंबर को निश्चित तौर पर रिजल्ट आ जाएगा। अभी शाम को 7 बजे के बाद एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं सारी चीजें आ जाएंगी सामने, वही ट्रेंड होगा कि नहीं होगा ये अलग पहलू है। लेकिन आपसे हम जानना चाह रहे थे, क्या ये चुनाव तेजस्वी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। राज्यों के लिए कोई जीवन मरण नहीं होता है। 2020 में तेजस्वी जितने मजबूत थे, जी, लग रहा था कि बस तेजस्वी जी अब आ रहे हैं, उनके सामने सत्ता की कुर्सी रखी हुई है। कहीं न कहीं से तेजस्वी जी चूक गए, पिछड़ गए, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ एक गुस्सा था। चिराग पासवान इनको बड़ी ही मैंने धारदार तरीके से डेट कर रहे थे और तेजस्वी जी की 10 लाख की नौकरी की बात को लेकर के युवा अति उत्साहित। 2025 में वैसी स्थिति मुझे दिख नहीं रही है। वैसे मतदान गुप्त होता है, कोई भी चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है जी। इसलिए मैं मानता हूं कि ये चुनाव तेजस्वी के लिए, हाँ, अगर इस बार भी तेजस्वी चूक गए हाँ, तो शायद तेजस्वी जी का हौसला जरूर कमजोर। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने एनालिसिस की है। मैं आपसे पहले ही अनुरोध कर रहा हूं कि एग्जिट पोल में अगर कुछ वक्त दे सकें 15-20 मिनट का वो, और 14 नवंबर को मैं आपको 2-3 बार जोड़ना चाह रहा था। डॉक्टर साहब इसमें सहयोग करेंगे और आप अपना व्यू पॉइंट रखेंगे कि मुझे लगता है शायद प्रैक्टिकल जो नॉलेज आपको है और जो जनता का जो मर्म है वो आपने अपने लेवल पे जो हम लोगों के साथ रखा है, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिली हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। बिहार में सेकंड टर्म का पोल किसकी किसकी धड़कन बढ़ाएगा, इसके लिए 2 दिन और इंतजार कीजिए। सत्ता बदल रही है या सुशासन बाबू फिर से लौट रहे हैं, इसका इंतजार कीजिए। शुक्रिया।